Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Guys, मैं बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2023 का मैं बता ही रहा था आपको, जैसा कि उसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें क्या है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे नजर आई। थोड़ा सा आप ध्यान देना। जैसे इसका है ना शून्यांक निकालना यानी जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। जैसा कि है 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चौथा ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कोई नहीं। ठीक है, फर्स्ट वाले में अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो अगर 1 रखते हैं तो ये होता है 3 और 1 का स्क्वायर किया तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 4 1 जा 4, 2 3 और 7 4 को प्लस किया तो 7 -2, 7 में से -2 माइनस किया तो 5। इस तरह से अगर हम 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 तो सबको 0 कर देता है। इस तरह से 0 हो जाएगा सारा का सारा और लास्ट वाला जो -2 है वो बच जाएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट ब वाला है आंसर उसकी तरफ ध्यान देना जो इसके उत्तर के थोड़ा नज़दीक है, इसलिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है x में की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 4 जा 12 और यहाँ 2 ही रखा, 4 2 जा 8। ठीक है, ये 12 और 8 20 हुआ यानी 20 हुआ और यहाँ 2 2 2 2 चल रहा है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो तीनों में से कोई भी आंसर है जो है ना शून्यांक नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में कोई नहीं उत्तर होना चाहिए पर दूसरी तरफ से देखा जाए ना तो 2 आंसर है। कैसे कि अब आप ध्यान दीजिए तो 2 के बाद अगर हम 0 रख देते हैं तो ये लास्ट तक डिजिट सेम आ जाती है और 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर है ना करना है तो या तो ये है कि आंसर अगर इसी तरह का सब कुछ आता है तो आप कोई नहीं आंसर दे सकते हैं, और अगर आप के इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है और बोर्ड द्वारा जो बाद में एग्जाम का पेपर आता है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं नजर आए, जैसे यहाँ पे 20 लिखी हुई आए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ लास्ट तक आप करके देखोगे तो आपको यही आएगी डिजिट। तो ऐसी कंडीशन में 2 वाली डिजिट करेक्ट है यानी ब वाला आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, पहले सवाल के 12 भाग हम कर चुके हैं। दूसरे सवाल पे नजर डालें। दूसरे सवाल में फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या कहता है, 3 + 2 √5 एक संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। परिमेय संख्या वो है जो हमारी गिनने के काम में आती है, आसानी से हम गिन सकते हैं। अपरिमेय जिसे ठीक तरह से गिना ही नहीं जा सकता। ठीक है, कैसे? अब यहां पे ध्यान दे, 3 + 2 √5, 3 को तो आराम से जानते हैं हम सब, 2 को भी जानते हैं, पर ये √5 क्या बोला है, √5 यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी है। √5 की वैल्यू ठीक तरह से निकल पाती है, जरा देखो। √4 की वैल्यू हम निकालें तो 2 निकलती है, 2 2 जा 4 हो जाती है। 9 की निकालें तो 3 3 जा 9 हो जाती है, इजी है। पर √5 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, और अगर निकाल भी लोगे तो पॉइंटों में आंसर जाता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये परिमेय नहीं है, इसको ठीक तरह से गिना नहीं जा सकता, तो अपरिमेय है। आंसर क्या हुआ, अपरिमेय। ठीक है, सभी वृत्त, सेकंड वाला, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। सर्वांग सम और समरूप किसे कहते हैं, जरा ध्यान दो। ये वृत्त देखो, यहां ध्यान दो, तो ये 2 वृत्त एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे बिल्कुल आकृति में एक जैसे, तो जो आकृति में एक जैसे दिखते हैं उसको सर्वांग सम बोलते हैं। पर क्या वृत्त ऐसे ही होंगे, सब एक जैसी आकृति के बनाए जा सकते हैं? नहीं, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में समरूप कहलाता है, जो अलग अलग हो यानी नाप के पर समरूप यानी बराबर एक जैसा रूप दिखे, रूप एक जैसा दिखे पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हो। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहाँ होती है, इसमें होती है त्रिज्या। इसमें त्रिज्या होगी छोटी और इसमें बड़ी होगी।
अलग अलग नाप की त्रिज्या बनेगी तो ऐसी कंडीशन में समरूप ही होगा। अगर एक जैसी नाप की त्रिज्या बनती है तो सर्वांग सम होते हैं, पर ये तो सभी वृत्त के लिए कह रहे हैं, तो सभी वृत्त सिर्फ समरूप हो सकते हैं, सर्वांग सम नहीं हो सकते। ठीक है। अब थर्ड वाला tan 30 और tan 60 इनकी है ना वैल्यू निकालनी है। tan 30 की है 1/√3 और tan 60 है कि √3। अब √3 से √3 को कैंसिल कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ गया। कितना इजी, कुछ भी नहीं है इसमें, एक एक नंबर के सवाल है और फटाफट इसमें करना है। कोई ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा साइड में अगर ऑप्शन दिया हुआ उसको चेक कर लेना, अदरवाइज एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। अब आता है आगे, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण। स्पर्श रेखा और त्रिज्या है क्या भला? ये है हमारा वृत्त। वृत्त की स्पर्श रेखा वो होती है जो उसको स्पर्श करते हुए बढ़े आगे की तरफ। ठीक है। और त्रिज्या वो होती है जो उसका मिड पॉइंट होता है, वृत्त का केंद्र होता है, उससे जो दूरी होती है वृत्त की बाहर भाग की, वो होती है त्रिज्या। ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये जो भाग है, ये दिख रहा है आपको भाग, ये है त्रिज्या। ठीक है। अब स्पर्श रेखा, इसके छूने वाली ये रेखा, ये स्पर्श रेखा, दोनों रेखा के बीच में अगर आप ध्यान दोगे तो कितने का कोण बन रहा है? तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये इसको आप या तो 90 डिग्री का कोण आंसर दे सकते हो, 90 डिग्री, या फिर कह सकते हो समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, तो ये समकोण आ जाएगा, समकोण। ठीक है। अब उसके बाद आता है माध्य। माध्य यानी समांतर माध्य कहो, कुछ भी कहो। ठीक है ना। अब एक तो होता है समांतर माध्य, एक होता है माध्य। तो है ना, जो भी माध्य अगर आप सिर्फ माध्य के लिए कहा जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको x बार लिख देना है और इसके आगे सिग्मा fx, सिग्मा x अपॉन n भी लिख सकते हो। ठीक है। अगर सिर्फ आंकड़े का बना हो, और दूसरे बहुत सारे सूत्र होते हैं। ठीक है। अब माध्य के लिए अगर ये कहा जाता है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालो, तो वर्गीकृत के अंदर आपको सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है। और असंभव घटना की प्रायिकता निकालनी है। छठा सवाल जो कहता है वो ये है, असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव, असंभव का मतलब है जो चीज हो ही नहीं सकती। जो हो नहीं सकती तो उसको क्या कहेंगे हम? जीरो ही तो कहेंगे। तो इसका मतलब है ये जीरो आंसर आ जाएगा, यानी शून्य आंसर आएगा इसका। दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे पे नजर डालें। तीसरे में क्या है? समीकरण अद्वितीय होने की शर्त। अगर समीकरण अद्वितीय होगा, कैसे होगा? पहले तो समीकरण देखें, a1x b1y c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो समीकरण अलग अलग हो सकते हैं, एक को a1 एक को a2 मान लेंगे, दूसरे को b1 b2 मान लेंगे, c1 c2 मान लेंगे। इस तरह से दो समीकरण हैं। ठीक है। इन दो समीकरणों में अद्वितीय होने की क्या शर्त है? अद्वितीय। ध्यान देना, अद्वितीय का मतलब उस जैसा दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही आंसर आए, जिसका एक ही उत्तर आए, उसको बोलते हैं अद्वितीय। तो इसके लिए ये है कंडीशन, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी कि इन दोनों की वैल्यू को रखोगे आपस में तो ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में ही अद्वितीय होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा वाला सवाल। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मूल का श्रीधराचार्य सूत्र बताना है। श्रीधराचार्य सूत्र में क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को रूट में रखना है और 2a है। ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र है मूल ज्ञात करने का।
सवाल नंबर 3 में 2, 5, 8, 11 12 पदों का योग निकालना है। ठीक है, ये है समांतर श्रेणी में, इसका 12 पदों तक का योग निकालना है। योग निकालने का सूत्र ये है हमारा। ठीक है, अब इसमें ए क्या है, ए है शुरू की संख्या 2 और डी क्या होता है, डी सार्वंतर होता है जो 5 में से 2 को माइनस करने से निकलता है। 8 में से 5 करोगे तो भी निकल जाएगा, जैसी भी हो। ठीक है, तो ये 5 में से 2 माइनस किया तो 3, ये है डी। और n क्या है, जो दी हुई है पदों के बारे में बताया गया है, किस पद का निकालना है, वो पद यानी 12। अब इसको इस फॉर्मूले में डाल दो। ठीक है, Sn वाला फॉर्मूला कहलाता है ये n क्या है 12, n की जगह a की जगह ये 2 रख दिया, n की जगह वापस 12 रख दिया, d की जगह ये 3 रख दिया, इसकी वैल्यू निकाली। इसमें 2 की टेबल से दिया तो 6 आ गया, यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, 12 में से 1 माइनस किया 11 आया, ये 3 है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, ये दोनों प्लस किया तो 37 को 6 से मल्टीप्लाई किया 222 नहीं यानी 222 आंसर आया। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है फोर्थ, समरूप त्रिभुजों में अनुपात ये दे रखा है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अनुपात जो दे रखा है उसी से क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। समरूप का मतलब है एक जैसा, पहले भी मैंने बताया था, एक जैसे दिखने वाले। यहाँ पहले वृत्त था, यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज जो एक जैसे दिखने वाले। तो पर ये कह रहे हैं कि अनुपात ये है, अनुपात का मतलब है एक की 4 अगर साइड होगी तो दूसरे की 9 होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, उसका वर्ग करना है, स्क्वायर कर देना। 4/9 रखा यानी 4 4 जा और 9 9 जा, इसको किया, ये आंसर आ गया। ये है क्षेत्रफल। अगर एक त्रिभुज की ये साइड है, दूसरे की ये है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा, दूसरे का क्षेत्रफल ये होगा, इस तरह से है। अब सवाल नंबर 5 की तरफ देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 40 और 50 यानी कि 90 होते हैं, इधर भी 50 और 40 यानी 90 होते हैं। तो ये इस तरह के सवाल में बहुत ही इजी है ये, इसमें कुछ नहीं, किसी एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू जैसी बना दो, आराम से ये हो जाएगा। जैसे सेक की तरफ चलते हैं, सेक 40 है, उसको हम ये भी लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 50, 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो 40 ही तो बचेगा, क्या बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक ही चीज है। अब इसको लिखने के बाद अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू ना कोसेक थीटा। तो ये है ना सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज हो जाता है इस तरह से। अब ये थीटा इसमें चेंज हो गया है, ये 50 यहां पर आ गई। आप देखोगे तो दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, सेम कंडीशन इधर भी है, सेक थीटा को वही रखा और वैसे ही किया, 40 और सेम हो गए ये भी। ये किया है मैंने सेक के साथ, आप कोसेक के साथ करोगे तो भी वही हो जाएगा, वो सेक में चेंज हो जाएगा। सेक कोसेक एक दूसरे के भाई भाई है, सेक कोसेक में हो जाता है, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। इस तरह से लास्ट में ये इस तरह की डिजिट आएगी। यहाँ कोसेक 50 और कोसेक 50 आया, यहाँ सेक आ जाएगा, सेक 50 50 आ जाएगा, सेक 40 40 हो जाएगा। अब ये आपस में कट जाएंगे, ये इससे आपस में कट जाएंगे, तो इसमें क्या बचा, 1 बचा, इधर भी 1 बचा, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, सेकेंड 6 वाला है, 6 वाले में 9 सेक स्क्वायर थीटा 9 tan स्क्वायर थीटा, या माइनस का साइन है। आपने हमें क्या करना है, 9 को कॉमन ले लेना है, 9 कॉमन लिया। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचा। अब इसका की वैल्यू होती है 1, आपको याद रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू होती है 1 1 रखा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आंसर। इस तरह से इसका 9 आंसर आया। 5 की वैल्यू ये है और 6 की ये। ठीक है बच्चे, पता क्या है, त्रिकोणमिति के प्रयोग जो है उसमें क्या है, कोण से संबंधित और है ना ऊंचाई से संबंधित जो भी सवाल है उससे डर जाते हैं, जबकि ये सबसे आसान सवाल होते हैं। ध्यान देना, मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब है ना
ये अपन मीनार मान ले, मीनार का मतलब है सीधी सीधी मीनार ऊपर से नीचे तक ये मीनार है और उसकी छाया नीचे ही पड़ेगी, ये मीनार और ये छाया, ठीक है। अब ये जो मीनार है उसको लंब बोलेंगे और जो छाया है उसको आधार बोलेंगे। आधार नीचे का होता है, लंब ऊपर का होता है, ठीक है। अब इनमें संबंध क्या है उसको देखो, ये कह रहे हैं कि छाया और ऊंचाई बराबर है, यानी कि अगर हम उसकी छाया और ऊंचाई को 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान ले वो तो सेम ही होगी ना, तो वो आपस में कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा, यानी tan थीटा में 1। अब 1 किसका है, tan थीटा में 1 कौन सा थीटा आता है, तो थीटा आता है 45। आपको थोड़ा सा याद करना है, वो याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो थीटा का क्या है 45 डिग्री आ गया। अब इसी तरह से हम ये कह रहे हैं इसमें थीटा बताना है। ये देखो थीटा इधर वाला होता है, ध्यान रखना, ये तो 90 डिग्री हमेशा ही रहेगा, पूछा जो जाएगा वो इधर वाला पूछा जाएगा। अब यहाँ ये थीटा है, उसमें बताना है कि इधर tan है, ये tan√3 है। अब ये जैसा कि मैंने बता दिया ये लंब है और ये आधार है, उसको वैसे का वैसे ही रख दिया, लंब बटे आधार इसका सूत्र होता है tan थीटा का। तो tan/tan√3 रखा, tan से tan कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया। अब ये 1/√3 tan थीटा में कौन सा थीटा है, तो वो है थीटा 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का जो मान है वो ये है, ठीक है। सवाल नंबर 9 में वृत्त है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, वो है 80 डिग्री पे और AOB का वैल्यू निकालनी है, कौन AOB का मान निकालना है, ये AOB है। अब यहां पर PO यानी ये आमने सामने के जो कोण होते हैं ये दोनों मिला के 180 डिग्री के होते हैं। एक कोण अगर 80 का है तो दूसरा कितने का होगा, टोटल 180 का है तो 80 माइनस कर दो, 180 में से 80 माइनस किया तो 100 डिग्री की वैल्यू निकल जाती है। यहां पर अगर हम इस तरह को लिखे इक्वेशन बना के तो P और O दोनों का 180, P की वैल्यू है 80 और 80 को उधर लेके चले तो 180 में से 80 माइनस किया तो 100, ये 100 वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से ये AOB यानी कि कोण AOB, एंगल AOB का मान निकल जाता है, ठीक है। अब दूसरा है 19 सेंटीमीटर रेखा को 2:1 में विभाजित करो। ये किस तरह से विभाजित करेंगे जरा देखो, एक रेखा है जैसे खींचना आता ही है हमें, 19 सेंटीमीटर की खींच देंगे। 19 सेंटीमीटर की खींचने के बाद हम क्या करेंगे, एक रेखा ऊपर की तरफ खींच लेंगे, कोई भी एंगल नहीं, कोई ऐसा शर्त नहीं, सीधी वही पॉइंट से है ना, एक पॉइंट से सीधा का सीधा सीधी लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींचने के बाद इसके 3 पार्ट कर देते हैं, एक ही जैसे होने चाहिए प्रकार में। आप एक देख लो, कुछ भी डिजिट ले लो, चाहे 1 सेंटीमीटर, 2 की, 3 की, जितने की भी हो, अप्रोक्सीमेट 3 की ले लेना, ठीक है, कम से कम 3 की लेना और 3 से ये कैंसिल करते हुए निकाल देना। इससे क्या है 3 पार्ट आपके हो जाते हैं, ठीक है। अब ये 3 पार्ट आपके हो गए। अब 3 पार्ट के अंदर अब आपको क्या करना है, 2 पार्ट, थर्ड वाला जो पार्ट है उसको तो मिला लो जो नीचे वाली लाइन है उससे, लास्ट वाले पॉइंट से। फिर उसके बाद जो सेकंड वाले पार्ट को भी नीचे मिलाना है। कैसे, यहां जो एंगल बनेगा उस एंगल के हिसाब से यहां पे भी एंगल बनेगा, जितना कोण यहां का है उतना कोण यहां का बना दो इसके ऊपर और ये मिला दो। यहां से ये हो गया इसके 2:1 में विभाजित हो गई ये रेखा। अब ये डबल है और ये सिंगल है। अब ये अगर देखा जाए तो 19 के है ना किस तरह से पार्ट होंगे, एक तो होगा 6.3 यानी कि एक 6.3 और दूसरा होगा 12.6। इसको नाप के देखोगे तो ये आएगा। और अगर आप दोनों को प्लस करके देखोगे तो 6 और 12 कितने होते हैं, 18.3 और 0.6 को प्लस किया तो 0.9 यानी 18.9। ये देखो 19 है, 18.9 यानी लगभग 19 होती है। ये आंसर्स आ जाएंगे आपके। अब सवाल नंबर 11 पे ध्यान दें। 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त के 60 डिग्री के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब एक तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है πr², वो तो आसानी से निकाला जा सकता है।
पर अगर हम ध्यान देंगे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वो कैसे निकाला जाएगा, इस पाई आर स्क्वायर के साथ थीटा ना कर दो, साथ में ऐड नीचे 360 लिख दो, टोटल 360 का एंगल होता है ना, उसको लिख दो। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी, आर की वैल्यू है जो ये 6 है त्रिज्या, तो 6 × 6, थीटा 60 जो एंगल दिया वही है। अब यहां पर 360 लिख दिया, या 22/7 लिखा ही था, इसको कैंसिल करोगे तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 12 में बक्से में 3 नीली 2 सफेद 4 लाल गेंदें हैं, नीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणाम ऊपर आ जाएंगे, सभी संभव परिणाम नीचे आ जाएंगे। अनुकूल परिणाम कौन से हैं? अनुकूल वो है जो होने वाले हैं, यानी कि नीली गेंद कितनी है जरा देखें तो ये 3 है नीली, ऊपर लिख दिए। तो सभी संभव परिणाम यानी सारे टोटल परिणाम, तो उन परिणामों को देखें तो 3, 2 और 4 है, 3, 2 और 4 है, 3 और 2 5 में 4 प्लस किया तो 9, ये 9 आ गया, 3 ऊपर है 9 नीचे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। ये इस तरह से इसका आपकी प्रायिकता निकली है 1/3। गाइस, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले। उससे क्या होगा? उससे ये होगा जो सवाल मेरे छूट गए हैं वो अगली वीडियो में आप तक पहुंच सके, और वो वीडियो यूं पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो, अरे लाइक करो और शेयर करो।